बच्चों, हमारी यूनिट नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल समाप्त हो चुकी है और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पदों यानी शब्दों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। देखिए बच्चों, क्या है, हमें कुछ शब्द या कुछ पद दिए हुए हैं और हमें बताना है कि उनका मतलब क्या होता है। तो देखिए उदाहरण भी देना है, साथ में हमें उनका एक उदाहरण भी देना है। तो देखिए पहला क्या है, साइनोहाइड्रिन। पहला है साइनोहाइड्रिन। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं कि जब एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं तो साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। तो देखिए हम परीक्षा में कैसे लिखेंगे, कार्बोनिल यौगिकों पर HCN के योग से बने यौगिक साइनोहाइड्रिन कहलाते हैं। इनमें OH तथा CN समूह उपस्थित होते हैं। जैसे देखिए बच्चों, उदाहरण देखिए ये अभिक्रिया है, इसकी एसिटैल्डिहाइड है। एसिटैल्डिहाइड की अभिक्रिया हमने HCN के साथ करवाई, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हमने अभिक्रिया करवाई। देखिए क्या होगा, यहाँ पे इस कार्बन पे नाभिक स्नेही योग होगा, कार्बन पे तो जुड़ जाएगा CN समूह और यहाँ ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और ये हमारा बन जाएगा एसिटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो इसे कहा जाता है साइनोहाइड्रिन, जिसमें क्या होता है, कार्बन पे OH समूह और CN समूह आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, देखिए एसिटेल। हमें बताना है कि एसिटेल क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये भी हम पढ़ के आए हुए हैं कि भाई जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो एसिटेल का निर्माण होता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसके 2 मोल लिए जाए, या ये कह सकते हैं कि उसके 2 अणु काम में लिए जाएं। तो देखिए बच्चों, एल्डिहाइड की 2 मोल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से क्रिया कराने पर प्राप्त यौगिकों को एसिटेल कहते हैं। और देखिए ये अभिक्रिया हम पढ़ के आए हुए हैं। भाई ये क्या है, हमारा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एक अणु के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। सबसे पहले बनता है हेमी एसिटेल। क्या बनता है, हेमी एसिटेल। और इस हेमी एसिटेल की जब दोबारा हम अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है एसिटेल। तो देखिए बच्चों, इसे कहते हैं हम एसीटेल। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, देखिए सेमी कार्बेजोन। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना कि जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड के साथ करवाई जाती है। देखिए सेमी कार्बेजाइड क्या होते हैं, ये अमोनिया व्युत्पन्न होते हैं। तो जब भी किसी भी कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड से करवाई जाती है तो सेमी कार्बेजोन हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए कार्बोनिल यौगिकों की सेमी कार्बेजाइड से अभिक्रिया कराने पर बने यौगिकों को सेमी कार्बेजोन कहते हैं। और देखिए इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए, ये एसीटोन है। ठीक है, एसीटोन है और एसीटोन की अभिक्रिया हम सेमी कार्बेजाइड से करवा रहे हैं। देखिए समझने की कोशिश करो बच्चों, ये अमोनिया व्युत्पन्न होते हैं, यानी इस तरीके से हम अमोनिया व्युत्पन्न को प्रदर्शित करते हैं। हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं कि किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन अमोनिया व्युत्पन्न से क्रिया करते हैं। तो देखिए बच्चों, अमोनिया व्युत्पन्न को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम बात करते हैं सेमी कार्बेजाइड की, तो देखिए सेमी कार्बेजाइड ये होता है NH डबल बॉन्ड O NH2। तो देखिए बच्चों, जो ये यौगिक है, हमें जो ये यौगिक प्राप्त हुआ है, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को ही कहा जाता है सेमी कार्बेजाइड। अब देखिए जब एसीटोन की अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड के साथ करवाई जा रही है तो क्या होगा, इसका तो H2 और इसका ये O, यानी ये जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। लीजिए जल बाहर निकल गया और इस तरीके से ये कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ये यौगिक बनेगा और इसे कहते हैं हम एसीटोन कार्बेजोन। क्या कहते हैं, एसीटोन कार्बेजोन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अब हम बात करेंगे एल्डोल की। देखिए बच्चों, हम लोग एल्डोल अभिक्रिया या ये कह सकते हैं कि एल्डोल संघनन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं। और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वो सब एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। यहाँ बात हो रही है एल्डोल की कि एल्डोल क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइडों का
तनुक्षार की उपस्थिति में संघनन करने से बना उत्पाद एल्डोल कहलाता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। और हमें पता है कि क्या एसिटाल्डिहाइड के जो दो अणु हैं, देखिए एसिटाल्डिहाइड के जो दो अणु हैं, अगर उनकी अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्डोल का निर्माण होता है। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड के दो अणु हैं, तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं और ये क्या बन रहा है, एल्डोल। क्या बन रहा है, एल्डोल। और एल्डोल को हम और क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखिए बच्चों जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं उन्हें ही एल्डोल कहा जाता है। तो ये एल्डोल का क्या हो गया, निर्माण, ठीक है। आगे देखिए पांचवा देखिए हेमीएसिटल। देखिए बच्चों हेमीएसिटल के बारे में भी हमें पता है कि जब किसी भी कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एक अणु से करवाते हैं तो हेमीएसिटल का निर्माण होता है। और देखिए ये जो अभिक्रिया होती है ये शुष्क HCl की उपस्थिति में होती है। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, शुष्क HCl की उपस्थिति में एल्डिहाइड की मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एक मोल के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोक्सी अल्कोहल, देखिए बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि एल्कोक्सी अल्कोहल बनते हैं और इन्हें ही हेमीएसिटल कहते हैं। तो देखिए बच्चों जो एल्कोक्सी अल्कोहल बनते हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, हेमीएसिटल। और देखिए ये अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे से आती होगी। लीजिए भाई एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम एल्कोहल से करवा रहे हैं, एल्कोहल के एक अणु से HCl की उपस्थिति में, और ये बन गया एल्कोक्सी अल्कोहल। और इस एल्कोक्सी अल्कोहल को ही कहा जाता है हेमीएसिटल, ठीक है। तो इस तरीके से आप परीक्षा में लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, अब देखिए ऑक्सिम। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना कि जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई जाती है तो ऑक्सिम का निर्माण होता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, ये होता है हाइड्रोक्सिल एमीन, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। और हाइड्रोक्सिल एमीन भी क्या होते हैं, अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। तो देखिए कार्बोनिल यौगिकों की हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया कराने से बने उत्पाद ऑक्सिम कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कोई एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है ये, और बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में। देखिए जल का अणु बाहर निकल गया, ये जल का अणु बाहर निकल गया, और इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनता है इसे कहा जाता है ऑक्सिम। क्या कहते हैं, ऑक्सिम। और इन दोनों की क्रिया से इस बनने वाले उत्पाद को कहेंगे हम बेंजल्डोक्सिम। क्या बोलेंगे, बेंजल्डोक्सिम कहेंगे। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, इस तरीके से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन से कोई OH समूह जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑक्सिम, ठीक है। आगे देखिए, अब सातवां देखिए कीटेल। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, सातवां क्या है, कीटेल। तो देखिए जब कीटोन की अभिक्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में एथिलीन ग्लाइकोल के साथ करवाई जाती है तो एक चक्रीय उत्पाद बनता है, और इस चक्रीय उत्पाद को ही हम क्या बोलते हैं, कीटेल। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, शुष्क HCl की उपस्थिति में कीटोन एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करके चक्रीय उत्पाद बनाते हैं जिसे एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल कहते हैं। तो देखिए अभिक्रिया समझने की कोशिश करिए, ये क्या है, कीटोन, ठीक है, ये कोई कीटोन है, कीटोन की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम एथिलीन ग्लाइकोल के साथ में, ठीक है। देखिए क्या होगा, यहाँ से O और ये दोनों H जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे, ये जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और इस तरीके से एक उत्पाद बनेगा। इस उत्पाद को कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए अगला क्या है, इमीन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल यौगिक अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके इमीन बनाते हैं। तो देखिए बच्चों ये अभिक्रिया हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं कि किसी भी कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ करवाएंगे तो देखिए इस तरीके से एक उत्पाद बनेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इमीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इमीन में, और ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब नवा देखिए 2,4-DNP व्युत्पन्न। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, ये जो 2,4-DNP व्युत्पन्न है ये भी एक तरीके का क्या होता है, अमोनिया व्युत्पन्न होता है। और देखिए इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजीन, ये इसका पूरा नाम होता है। तो देखिए समझने की कोशिश करिएगा, देखिए एल्डिहाइड तथा कीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजीन से क्रिया करके 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजोन बनाते हैं और इन्हें 2,4-DNP व्युत्पन्न कहते हैं।
तो देखिए एक बार इनकी अभिक्रिया समझने की कोशिश करिए। ये एल्डिहाइड है, ठीक है, और हमने कौन सा एल्डिहाइड लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड लिया है। और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम अभिक्रिया करवाएंगे यहाँ से O और ये H2 यानी जल का अणु बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से देखिए इस कार्बन से ये नाइट्रोजन यानी ये पूरा समूह इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और इसे कहा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। क्लियर है, तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आई। और देखिए बच्चों, जो ये यौगिक है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, ये एक तरीके से अमोनिया व्युत्पन्न ही होता है। तो चलिए आगे देखिए। अब देखिए 10वां क्या है, शिफ क्षारक। शिफ क्षारक क्या होते हैं, तो देखिए कार्बोनिल यौगिकों की प्राथमिक एमीन से क्रिया द्वारा बने उत्पाद प्रतिस्थापित इमीन होते हैं, इन्हें शिफ क्षारक कहते हैं। तो देखिए शिफ क्षारक क्या होते हैं, जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से करवाई जाती है तो प्रतिस्थापित इमीन बनते हैं, और इन्हें ही हम शिफ क्षारक कहते हैं। तो देखिए अभिक्रिया देखिए, ये क्या है, हमारा कोई एल्डिहाइड है, ठीक है, कोई यानी कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, और देखिए इसकी अभिक्रिया हम प्राथमिक एमीन के साथ करवा रहे हैं। लीजिए भाई, ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से हमारे शिफ क्षारक का क्या होगा, निर्माण। क्लियर है, आई समझ में आपको ये अभिक्रियाएं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम पद्धति में नाम लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ यौगिक दिए हुए हैं और उन यौगिकों का हमें IUPAC नामकरण लिखना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला देखिए ये हमें कोई दिया हुआ है, कोई एल्डिहाइड दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसकी ओपन श्रृंखला बनाऊंगी, यानी ओपन चेन बनाऊंगी इसकी। लीजिए भाई, मैंने इसको खोल के लिख दिया सबसे पहले। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है। अब देखिए IUPAC नामकरण के नियम हम लोग पढ़ के आए हुए हैं 11वीं क्लास में, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। अब गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, देखिए गिनती वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे एल्डिहाइडिक समूह को कम अंक मिले, यानी हम इसे 1 नंबर देंगे, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। अब देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। 4 नंबर पे यहाँ पे एक प्रतिस्थापी लगा हुआ है, मैथिल प्रतिस्थापी। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी के बारे में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 मैथिल। देखिए क्या हो जाएगा, 4 मैथिल। भाई 4 नंबर पे मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, और 5 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो 5 कार्बन का मतलब क्या है, पेंटेनेल। तो ये हो जाएगा 4 मैथिल। देखिए बच्चों, 4 मैथिल पेंटेनेल, ये हो गया इसका IUPAC नाम, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा देखिए इसे भी मैं खोल के लिखूंगी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH, और देखिए इससे जुड़ा हुआ है ये एथिल समूह। लीजिए भाई, मैंने एथिल समूह जोड़ दिया, ये हो गया CH2 Cl, ठीक है। इसमें भी वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। लीजिए ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। अब गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, गिनती वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे इस कीटोनिक समूह को कम अंक मिले। तो लीजिए हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बच्चों, 6 नंबर पे तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये क्लोरीन, ठीक है, और क्लोरीन शुरू होता है क्लोरो, यानी सी से शुरू होता है, क्लोरो बोलते हैं इसे, ये सी से शुरू होता है। और 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है एथिल प्रतिस्थापी, ये शुरू होता है ई से। देखिए बच्चों, वापस से समझने की कोशिश करिए कि 6 नंबर पे ये क्लोरो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है जो सी से शुरू होता है, और 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है ये C2H5 एथिल समूह जो ई से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम किसको बताएंगे, क्लोरो को। तो देखिए क्या होगा IUPAC नाम, 6 क्लोरो। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 6 क्लोरो, ठीक है, और 4 पे क्या है, ये एथिल, 6 क्लोरो 4 एथिल। देखिए बच्चों 6 क्लोरो 4 एथिल, और ये क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये कीटोन है, और इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन का कीटोन है। तो और 3 नंबर पे कीटोनिक समूह है, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। देखिए बच्चों हेक्सेन, और 3 नंबर पे यहाँ पे कीटोनिक समूह है, तो हेक्सेन 3 ऑन।
हेक्सेन 3 ओन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम 6 क्लोरो 4 एथिल हेक्सेन 3 ओन। तो ये इसका हो गया IUPAC नाम। ठीक है, आगे देखिए तीसरा देखिए बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। लीजिए भाई ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। गिनती यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो ये हो जाएगा ब्यूट। देखिए बच्चों ब्यूट और 2 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है और ये एक एल्डिहाइड है। तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इनेल। क्या हो जाएगा ब्यूट 2 इनेल। ठीक है, ये हो गया इसका IUPAC नाम। चलिए अगला देखिए, चौथा देखिए बच्चों CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 कीटोनिक समूह है। ठीक है, ये भी कीटोनिक समूह है, ये भी कीटोनिक समूह है। तो लीजिए भाई हमने सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। गिनती कहीं से भी शुरू करिए, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, यानी गिनती हम कहीं से भी कर सकते हैं। इसमें हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो देखिए पूरी श्रृंखला में 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, यानी ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा पेंटेन। और देखिए 2 नंबर पे और 4 नंबर पे कीटोनिक समूह है तो पेंटेन 2,4। देखिए 2,4 डाईओन। ये इसका क्या हो जाएगा IUPAC नाम, यानी पेंटेन 2,4 डाईओन। क्लियर है, आगे देखिए अब पांचवा देखिए, देखिए CH3CH इससे जुड़ा हुआ है ये मैथिल समूह, फिर ये CH2C और इस कार्बन से ये 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। लीजिए मैंने 2 मैथिल समूह जोड़ दिए इस कार्बन से C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये भी क्या है, ये एक कीटोन है। वही हमने क्या किया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हम लोगों ने चयन कर लिया। यहाँ से गिनती शुरू होगी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे 2 मैथिल समूह है, यानी मैथिल प्रतिस्थापी है, और एक 5 नंबर पे भी मैथिल प्रतिस्थापी है। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 3,3,5 ट्राई मैथिल। देखिए बच्चों 3 है तो ट्राई मैथिल, 3,3,5 ट्राई मैथिल। और 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का मतलब है हेक्सेन, हेक्सेन 2 नंबर पे यहाँ पे क्या है, कीटोनिक समूह है, तो हेक्सेन 2 ओन। क्लियर है, तो इसका IUPAC नाम हो गया 3,3,5 ट्राई मैथिल हेक्सेन 2 ओन। ये इसका क्या हो गया IUPAC नाम। चलें आगे, चलिए देखिए छठा, देखिए ये CH3C इससे 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। ये हो गया CH2 और ये COOH। ये कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हम लोगों ने चयन कर लिया। ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। गिनती यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो देखिए 3 नंबर पे 2 मैथिल समूह है तो 3,3 डाई मैथिल। देखिए 3,3 डाई मैथिल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, यानी ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये आपको IUPAC नाम समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसान है। आगे देखिए, अब देखिए सातवां, देखिए बच्चों C6H4 और पैरा पे जुड़ा हुआ है CHO और यहाँ पे भी क्या है, ये कोई एल्डिहाइडिक समूह है, यानी देखिए ये कोई बेंजीन वाले है और बेंजीन वाले से यहाँ पे भी कोई एल्डिहाइडिक समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी कोई एल्डिहाइडिक समूह जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा। सबसे पहले हम गिनती करेंगे। इस कार्बन को अगर 1 नंबर बोलेंगे तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। देखिए बेंजीन, और 1 और 4 नंबर पे 2 समूह है, 2 एल्डिहाइडिक समूह है, तो बेंजीन 1,4 डाई। देखिए डाई लग जाएगा, डाई कार्बेल्डिहाइड, डाई कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है, तो देखिए बच्चों ये IUPAC नाम आपको समझ में आए होंगे। चलें आगे, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। देखिए अब हमें क्या करना है, कुछ यौगिक दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कुछ यौगिक हमें यहाँ पे दिए हुए हैं और उनकी हमें संरचना बनानी है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। पहला दिया हुआ है 3 मैथिल ब्यूटेनेल। देखिए बच्चों नाम से ही पता लग रहा है ब्यूटेनेल। ब्यूटेनेल का मतलब है 4 कार्बन है और एल्डिहाइड है। लीजिए भाई
सबसे पहले ये मैंने 4 कार्बन की श्रृंखला बना दी और एल्डिहाइड समूह लगा दिया, ठीक है। 3 मेथिल, देखिए बच्चों 3 मेथिल यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर के कार्बन पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा 3 मेथिल ब्यूटेनेल, ठीक है। अब कार्बन की संयोजकता पूरी कर देंगे, यहाँ लग जाएगा CH3, यहाँ H, यहाँ CH2, ठीक है। तो ये हमारा क्या यौगिक बन गया, ये हमारा यौगिक बन गया 3 मेथिल ब्यूटेनेल। क्लियर है। आगे देखिए, अब दूसरा देखिए पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनोन। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनोन की बात हो रही है, तो देखिए समझने की कोशिश करिए। प्रोपियोफिनोन, तो सबसे पहले हम प्रोपियोफिनोन के स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए बच्चों ये हो गया प्रोपियोफिनोन, CH2 CH3। देखिए बच्चों इसे कहते हैं प्रोपियोफिनोन। यहाँ बात हो रही है पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनोन की, यानी पैरा पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। लीजिए भाई नाइट्रो समूह मैंने जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, क्या स्ट्रक्चर बन गई, ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनोन। क्लियर है। आगे देखिए, अब तीसरा देखिए पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड। देखिए बच्चों अब बात हो रही है बेंजल्डिहाइड के बारे में। लीजिए सबसे पहले मैंने बना दी बेंजल्डिहाइड। लीजिए भाई ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है। ये बोल रहा है पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड, यानी पैरा पोजीशन पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। लीजिए मैंने यहाँ पे ये मेथिल समूह जोड़ दिया, ये बन गया पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड। तो देखिए कितना आसान है। आगे देखिए, चौथा देखिए 4 मेथिल पेंट 3-in-2-on। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। पेंट यानी 5 कार्बन है। लीजिए भाई मैंने 5 कार्बन की श्रृंखला बना दी, ये मैंने 5 कार्बन की श्रृंखला बना दी। पेंट 3-in-2-on यानी 2 नंबर पे ऑन का मतलब है 2 नंबर पे कीटोनिक समूह है। 3 नंबर पे इन यानी 3 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 यहाँ मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। और 4 नंबर पे क्या है, मैथिल समूह है, तो 1 2 3 4 यानी 4 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। अब इनकी संयोजकता पूरी कर दो कार्बन की। लीजिए यहाँ आ जाएगा CH3, इसकी कंप्लीट है। यहाँ H, यहाँ कुछ नहीं लगेगा और यहाँ लग जाएगा CH3। तो देखिए ये कौन सी संरचना बन गई, ये बन गई 4 मेथिल पेंट 3-in-2-on। क्लियर है। आगे देखिए, अब पांचवा देखिए 4 क्लोरोपेंटेन 2-on। तो देखिए बच्चों नाम से पता लग रहा है 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है। 2-on का मतलब है कि 2 नंबर के कार्बन पे 1 2 2 नंबर के कार्बन पे कीटोनिक समूह है। 4 क्लोरो यानी 4 नंबर के जो कार्बन है उस पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 यहाँ जुड़ा हुआ है क्लोरीन, ठीक है। और अब इनकी संयोजकता पूरी कर दो। CH3, यहाँ H, यहाँ CH2 और यहाँ CH3, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा यौगिक बन गया, ये बन गया 4 क्लोरोपेंटेन 2-on, ठीक है। आगे देखिए, अब छठा देखिए 3 ब्रोमो 4 फेनिल पेंटेनोइक अम्ल। देखिए बच्चों नाम से पता लग रहा है पेंटेनोइक अम्ल, यानी 5 कार्बन है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, ठीक है। लीजिए भाई 5 कार्बन का हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, बना लिया हम लोगों ने। अब देखिए 3 ब्रोमो यानी 3 नंबर पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। लीजिए भाई 3 नंबर पे मैंने ब्रोमो समूह जोड़ दिया। 4 नंबर पे फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, लीजिए मैंने 4 नंबर पे ये फेनिल समूह जोड़ दिया। लीजिए तैयार हो गया। अब कार्बन की संयोजकता पूरी कर दो। CH3, यहाँ H लग जाएगा, यहाँ भी H, यहाँ CH2 और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 3 ब्रोमो 4 फेनिल पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। आ रहा है समझ में आप लोगों को। आगे देखिए, अब देखिए सातवां देखिए पैरा डैश। देखिए बच्चों पैरा डैश डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। तो देखिए बच्चों बेंजोफिनोन मुख्य श्रृंखला के रूप में बेंजोफिनोन है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए ये होता है बेंजोफिनोन, इसे कहा जाता है बेंजोफिनोन। ये मैं बेंजोफिनोन बना दिया मैंने, ठीक है, ये बेंजोफिनोन है।
अब ये है पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी, यानी या इसके पैरा पोजीशन पे भी और इसके पैरा डैश पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डाई हाइड्रोक्सी। यानी कहने का मतलब है कि दोनों जगह OH समूह जुड़ा हुआ है। लीजिए मैंने दोनों तरफ OH समूह जोड़ दिया, ठीक है भाई। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा और ये पोजीशन है पैरा। इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थो डैश, मेटा डैश और ये हो गया पैरा डैश, ठीक है। तो ये कौन सी संरचना बन गई, ये कौन सा कंपाउंड बन गया, ये हमारा कंपाउंड बन गया पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये आया समझ में आप लोगों को। चलिए आगे देखिए। अब देखिए 8वां देखिए, हेक्स 2इन 4 आइनोइक अम्ल। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, हेक्स 2इन 4 आइनोइक अम्ल कहने का मतलब है यहाँ पे 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। लीजिए भाई हमने 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया, ये लीजिए ये बना दिया हमने, क्लियर है। अब ये कह रहा है 2 इन, यानी 2 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है, 1 2, 2 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है। 4 आइनोइक यानी 4 नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद यानी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। और ये हमारा क्या बन गया, हेक्स 2 इन 4 आइनोइक अम्ल। और देखिए अब कार्बन की संयोजकता हम कर देते हैं पूरी, ठीक है। इसकी कंप्लीट है, इसकी भी कंप्लीट है, इसके यहाँ लग जाएगा H, यहाँ भी लग जाएगा H, ठीक है। तो ये हमारा क्या कंपाउंड बन गया, ये हमारा बन गया हेक्स 2 इन 4 आइनोइक अम्ल। क्लियर है, आ रहा है समझ में आप लोगों को। चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। तो देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 आपको समझ में आए होंगे, और इस तरीके के प्रश्नों की आप बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ये नामकरण लिखना बहुत आसान होगा। और नामकरण से यानी IUPAC नामकरण आपको दिया हुआ है, उससे आप संरचना भी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप इनकी बार बार क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के IUPAC नाम लिखिए और जहां संभव हो सके साधारण नाम भी दीजिए। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, ये पहला है, पहला ये दिया हुआ है, हमें कोई कीटोन दिया हुआ है और इस कीटोन का जहाँ पे भी संभव है वहाँ पे हमें साधारण नाम भी देना है, साथ ही साथ इनके IUPAC नाम भी हमें लिखने हैं। तो लीजिए भाई सबसे पहले हम इस कंपाउंड की बात करते हैं। मैं इस कंपाउंड को खोल के लिख रही हूँ, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH2 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 फिर CH2 और फिर CH3, ठीक है। यानी मैंने इस कंपाउंड को खोल के लिख दिया। देखिए सब बच्चों समझने की कोशिश करिए। अब आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे तो वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का मैंने चयन कर लिया। ये बच्चों सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। अब गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, गिनती यहाँ से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 कार्बन की श्रृंखला है। तो 7 कार्बन का मतलब है ये क्या हो गया, हेप्टेन। और 2 नंबर पे है यहाँ पे कीटोनिक समूह, तो ये हो गया हेप्टेन 2 ओन। तो ये हेप्टेन 2 ओन, देखिए हेप्टेन 2 ओन, ये तो हो गया इसका IUPAC नाम। अब हम बात कर रहे हैं इसके साधारण नाम की। तो देखिए साधारण नाम क्या होगा भाई, इधर तो जुड़ा हुआ है मैथिल समूह, इधर जुड़ा हुआ है कोई पेंटिल समूह, ठीक है। यानी इधर तो देखिए 1 कार्बन का मैथिल समूह है और इधर देखिए 5 कार्बन का क्या है, पेंटिल समूह है। तो इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा मैथिल पेंटिल कीटोन। तो ये इसका क्या हो गया, साधारण नाम। क्लियर है, आगे देखिए। अब दूसरा देखिए बच्चों, इस दूसरे को समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं इसको खोल के लिख रही हूँ, CH3 CH2 CH, इससे जुड़ा हुआ है Br, ठीक है। फिर ये हो गया CH2, ये CH, इससे जुड़ा हुआ है ये मैथिल समूह, और ये हो गया CHO, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसके IUPAC नाम की बात करेंगे। लीजिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का मैंने चयन कर लिया, यहाँ से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए बच्चों 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है मैथिल जो शुरू होता है M से, और 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है ये ब्रोमो जो शुरू होता है B से। तो सबसे पहले हम किसको बताएंगे, ब्रोमो समूह को बताएंगे। तो लीजिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, 4 ब्रोमो 2 मैथिल, 4 ब्रोमो 2 मैथिल, और यहाँ पे 6 कार्बन है और 6 कार्बन का एल्डिहाइड यानी हेक्सेनेल।
तो ये क्या हो गया इसका, ये इसका हो गया IUPAC नाम। तो देखिए बच्चों ये इसका IUPAC नाम हो गया और इसका कोई साधारण नाम नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब तीसरा देखिए बच्चों, तीसरे को समझने की कोशिश करिए। देखिए CH3 और CH2 5 यानी 5 बार है ये समूह। एक दो तीन चार 5 और ये जुड़ा हुआ है इससे CHO। ठीक है, देखा कितना आसान है इसका नाम लिखना। लीजिए भाई कितने कार्बन की श्रृंखला हो गई, ये 7 कार्बन की। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और सीधा सीधा इसका IUPAC नाम क्या हो गया, हेप्टेनिल। इसका IUPAC नाम क्या हो गया, हेप्टेनिल। ठीक है, और देखिए इसका भी कोई साधारण नाम नहीं होता है। चलिए आगे देखिए। अब चौथा देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना। देखिए देखिए बच्चों PH है ना, फेनिल समूह है। ये CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CHO। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। इसमें भी ये क्या हो गई, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। गिनती यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3। तो देखिए 3 नंबर पे फेनिल समूह जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 3 फेनिल। देखिए जो ध्यान दीजिएगा 3 फेनिल, 3 नंबर पे फेनिल है और 3 कार्बन है श्रृंखला में, तो ये हो जाएगा प्रोप और 2 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इनेल। तो ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या है, 3 फेनिल प्रोप 2 इनेल। और साधारण नाम की बात करें तो इसे सिनेमेल्डिहाइड भी कहा जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, साधारण नाम। क्लियर है, आगे देखिए। अब पांचवा देखिए बच्चों, पांचवे को समझने की कोशिश करिए। देखिए ये है, इसका क्या नाम होगा। देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पे कोई ये साइक्लोपेंटेन है और इस साइक्लोपेंटेन से ये कोई एल्डिहाइडिक समूह जुड़ा हुआ है, तो सीधा सीधा इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया और इसका कोई साधारण नाम नहीं होता है। तो चलिए आगे देखिए। अब देखिए छठा देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। PHCOPH, PH का मतलब है फेनिल समूह, यानी मैं इसे ऐसे भी बना सकती हूँ। ये देखिए बच्चों इसे कहा जाता है डाईफेनिल। देखिए 2 समूह है ना, 2 फेनिल समूह है, तो इसे कहते हैं डाईफेनिल मेथेनॉन। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा डाईफेनिल मेथेनॉन। और साधारण नाम की बात करें तो इसका साधारण नाम होगा बेंजोफिनोन। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से IUPAC नाम लिखते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ यौगिकों के साधारण नाम भी बताए हैं। तो चले अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित व्युत्पन्नों की संरचना बनाइए। देखिए बच्चों कुछ व्युत्पन्न हमसे पूछे जा रहे हैं और हमें उनकी संरचना बनानी है। तो देखिए पहला क्या है, बेंजील्डिहाइड का 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। भाई बेंजील्डिहाइड का 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन बनाना है और ये कब बनेगा, ये जब बनेगा जब बेंजील्डिहाइड की अभिक्रिया हम 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करिए एक बार इस अभिक्रिया को। देखिए ये मैंने बना दिया बेंजील्डिहाइड, ये बेंजील्डिहाइड बना दिया और इस बेंजील्डिहाइड की अभिक्रिया हम सबसे पहले करवाएंगे 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ में। तो देखिए क्या होगा, देखिए देखिए ये होता है हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। इसे कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। यहाँ H2 आएगा, NH2 आएगा यहाँ पे। तो इस यौगिक को हम कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। जब बेंजील्डिहाइड की और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो देखिए यहाँ से तो H2 और यहाँ से O जल के रूप में बाहर निकल जाएगा और देखिए क्या बनेगा, क्या उत्पाद बनेगा हमारा इस तरीके से CH डबल बॉन्ड, अब ये N बच गया, NH और यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या निकल के आया, ये बना बेंजील्डिहाइड का 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। तो देखिए ये संरचना यही तो है। ठीक है, तो इस तरीके से ये संरचना हो गई इस हाइड्रोजन की। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है किससे बना है, बेंजील्डिहाइड से बना हुआ है। क्लियर है, आया समझ में। चलिए आगे देखिए।
अब दूसरा देखिए साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम। देखिए बच्चों साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम कब बनेगा? भाई जब हम साइक्लोप्रोपेनॉन की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? हाइड्रोक्सिल के साथ में। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, ये हमारा हो गया साइक्लोप्रोपेन और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम हाइड्रोक्सिल के साथ में। ये हाइड्रोक्सिल हो गया। देखिए इनकी अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ से H2 और ये O ये निकल जाएगा जल के रूप में, और देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH ये जुड़ गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम। ठीक है, यही तो है, समझ में आ रहा है आपको ये? चलिए आगे देखिए। तीसरा देखिए एसिटल्डिहाइड डाइमेथिल एसिटिल। देखिए बच्चों हम लोग इसके बारे में भी पढ़ के आए हुए हैं कि एसिटिल कब बनता है। भाई जब किसी भी कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हम अल्कोहल के 2 मोल के साथ करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एसिटल्डिहाइड डाइमेथिल एसिटिल है। तो देखिए बच्चों क्या है, जब एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया, देखिए ये हमारा एसिटल्डिहाइड हो गया, इस एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया हम 2 मोल मेथेनॉल के साथ करवाएंगे। देखिए बच्चों 2 मोल मेथेनॉल के साथ करवाएंगे, तो इस तरीके से देखिए हमें ये एसिटिल प्राप्त होगा, ठीक है। और देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया एसिटल्डिहाइड डाइमेथिल एसीटेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एसिटेल का निर्माण हो गया। क्लियर है? आगे देखिए। अब देखिए चौथा देखिए साइक्लोब्यूटेनोन का सेमी कार्बेजोन। तो देखिए वो जो समझने की कोशिश करिए, भाई साइक्लोब्यूटेनोन का सेमी कार्बेजोन कब बनेगा? जब हम साइक्लोब्यूटेनोन की अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड के साथ करवाएंगे। तो देखिए वो जो समझने की कोशिश करिए, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा साइक्लोब्यूटेनोन हो गया, और इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम सेमी कार्बेजाइड के साथ में। ठीक है, इसको कहते हैं सेमी कार्बेजाइड। क्या होगा, जल का अणु बाहर निकलेगा, H2 और O जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाएगा, और देखिए यहाँ डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड O NH2। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया साइक्लोब्यूटेनोन का सेमी कार्बेजोन। क्लियर है? आगे देखिए। अब पांचवा देखिए हेक्सेन थ्रियोन का एथिलीन कीटेन। तो देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जब किसी कीटोन की अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकोल के साथ करवाते हैं तो कीटेल बनता है। तो देखिए कैसे बनेगा, भाई हेक्सेन थ्रियोन का एथिलीन कीटेल बनाना है, तो भाई हम क्या करेंगे, हेक्सेन थ्रियोन की अभिक्रिया। देखिए बच्चों सबसे पहले मैं हेक्सेन थ्रियोन बना रही हूँ, ये हेक्सेन थ्रियोन है। ठीक है, ये 2 है, हेक्सेन थ्रियोन हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन थ्रियोन हो गया। इसकी अभिक्रिया मैं करवाऊंगी एथिलीन ग्लाइकोल के साथ में। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, मैं इस ग्लाइकोल के साथ इसकी अभिक्रिया करवा रही हूँ, और देखिए क्या होगा, जब इसकी अभिक्रिया होगी तो देखिए हमें इस तरीके से, देखिए सी, अब देखिए यहाँ ये H और O ये जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और इस तरीके से चक्रीय संरचना हमें प्राप्त होगी। देखिए ये चक्रीय संरचना हमें प्राप्त होगी, और इस चक्रीय संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, कीटेल। क्लियर है? तो समझ में आया आपको ये कीटेल कैसे बना? और देखिए ये इसकी क्या हो गई, संरचना हो गई। ठीक है भैया, इसकी तो संरचना है, ये वाली तो है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए छठा, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का मेथिल हेमी एसिटेल। तो देखिए बच्चों ये कैसे बनेगा, जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, भाई हेमी एसिटेल बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, हम क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया मेथेनॉल के अणु के साथ करवाएंगे। लीजिए भाई हमें हेमी एसिटेल प्राप्त होगा, देखिए इस तरीके से, ये लीजिए, इसे क्या बोलते हैं हम, हेमी एसिटेल। और ये किसका हेमी एसिटेल बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड का मेथिल हेमी एसिटेल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 6 क्या है, देखिए साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया से बनने वाले उत्पादों को पहचानिए। तो देखिए बच्चों क्या है, हमें साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवानी है, किसके साथ में, जो नीचे हमें अभिकर्मक दिए हुए हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला हमें दिया हुआ है PHMgBr, यानी ये कोई ग्रिग्नार अभिकर्मक दिया हुआ है, और
एवं तत्पश्चात H3O+, यानी सबसे पहले हमें इससे अभिक्रिया करवानी है ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ में, और फिर अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करना है। देखिए बच्चों, ये अभिक्रिया मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है, और देखिए समझने की कोशिश करिए। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं सबसे पहले PHMgBr के साथ में। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना है इस अभिक्रिया को, बहुत अच्छी अभिक्रिया है। देखिए ये बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड हो गया। इसकी अभिक्रिया PHMgBr के साथ करवा रहे हैं। देखिए हमें पता है भाई PHMgBr ये कोई ग्रिग्नार अभिकर्मक की है। क्या है ये, कोई ग्रिग्नार अभिकर्मक की है, और इस पे देखिए, इस पे तो होता है ऋणावेश और इस पे होता है धनावेश, ठीक है। तो जो ये पीएच है जिस पे ऋणावेश है, ये इस कार्बन पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा, यानी कार्बन पे जुड़ेगा, और ये जो पाई बंद है, जो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, क्लियर है, और ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा MgBr। तो देखिए इस तरीके से एक मध्य योग उत्पाद बनेगा, ठीक है। यानी कार्बन पे तो जुड़ गया पीएच, कार्बन पे जुड़ गया पीएच समूह, और इस ऑक्सीजन के पास जब ये ऋणावेश आ गया, जब ये माइनस जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन के पास आ गए तो इस पे ऋणावेश आ गया और इससे जुड़ गया MgBr, क्योंकि हमें पता है MgBr पे धनावेश होता है। ये एक उत्पाद बन गया, ठीक है। अब इस उत्पाद का जब हमने अम्ल की उपस्थिति में अपघटन किया तो देखिए क्या होगा, ये MgBr, और देखिए जल क्या होता है HOH, यानी H+ और OH-, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, MgBr और OH ये तो अलग हो जाएंगे, और ये H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, और इस तरीके से हमें उत्पाद प्राप्त होगा, और ये उत्पाद है साइक्लोहेक्सिल फेनिल कार्बिनोल। तो देखिए इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, साइक्लोहेक्सिल फेनिल कार्बिनोल है, और इसका क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आई। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, अब हम अभिक्रिया करवाएंगे टोलेन अभिकर्मक के साथ में, यानी जो हमारा देखिए साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है। देखिए बच्चों, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है, उसकी अभिक्रिया टोलेन अभिकर्मक के साथ करवाएंगे। लीजिए भाई, टोलेन अभिकर्मक के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो देखिए ये अभिक्रिया भी हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं। हमें पता है टोलेन अभिकर्मक के द्वारा क्या हो जाता है, हमारे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब इसकी अभिक्रिया हम टोलेन अभिकर्मक के साथ करवाएंगे तो देखिए साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन, इस तरीके से कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, और साथ में रजत दर्पण हमें प्राप्त होगा। देखिए टोलेन अभिकर्मक हम लोगों ने पढ़ा भी है कि इसके द्वारा एल्डिहाइड को पहचाना जाता है, या एल्डिहाइड के बारे में पता लगता है, क्योंकि एल्डिहाइड रजत दर्पण देते हैं, जबकि कीटोन कभी भी टोलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके रजत दर्पण नहीं देते हैं। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक रजत दर्पण का निर्माण होगा। तो ये इसकी क्या हो गई अभिक्रिया, साथ में देखिए अमोनिया और जल के अणु भी बनेंगे, ठीक है। आगे देखिए। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन जो हमारा कार्बेल्डिहाइड है उसकी अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड एवं दुर्बल अम्ल के साथ करवानी है। तो देखिए बच्चों, हमने जब इसकी अभिक्रिया, हमारे साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की अभिक्रिया हमने सेमी कार्बेजाइड के साथ करवाई दुर्बल अम्ल की उपस्थिति में, तो देखिए ये और ये H2 ये जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और इस तरीके से देखिए हमें सेमी कार्बेजोन प्राप्त होगा, और इस सेमी कार्बेजोन का नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, ये इसका क्या है, नाम है, ठीक है। आगे देखिए। अब देखिए चौथा, देखिए एथेनॉल का आधिक्य तथा अम्ल। तो देखिए बच्चों, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हम एथेनॉल के आधिक्य के साथ करवाएंगे अम्ल की उपस्थिति में, हमें पता है किसका निर्माण होता है, एसीटेल का निर्माण होता है। तो ये क्या बनेगा, एसीटेल। चले आगे, चलिए। अब देखिए पांचवा, देखिए जिंक अमलगम एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो देखिए जब साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की अभिक्रिया हम जिंक अमलगम और HCl के साथ करवाते हैं तो देखिए इसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं, और जो ये CHO समूह है, एल्डिहाइडिक समूह, ये एल्किल समूह में बदल जाता है, और क्या बनेगा, मेथिल साइक्लोहेक्सेन का क्या होगा, निर्माण। तो देखिए कितनी आसान अभिक्रियाएं थी। चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, देखिए निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में एल्डोल संघनन होगा
किनमें केनिजारो अभिक्रिया होगी और किनमें उपरोक्त में से कोई क्रिया नहीं होगी। एल्डोल संघनन तथा केनिजारो अभिक्रिया में संभावित उत्पादों की संरचना लिखिए। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। पहला दिया हुआ है मेथेनॉल। तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को एल्डोल संघनन और केनिजारो अभिक्रिया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि एल्डोल संघनन वो कार्बोनिल यौगिक देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, जबकि केनिजारो अभिक्रिया ऐसे कार्बोनिल यौगिक देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। यानी कहने का मतलब है कि हम कार्बोनिल यौगिक को देखकर, यानी उसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है या नहीं है, इस आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये एल्डोल संघनन देगा या केनिजारो। तो सबसे पहले हम बात करें मेथेनॉल की। देखिए बच्चों, ये मेथेनॉल होता है और अब ध्यान से इस मेथेनॉल को देखेंगे तो देखिए मेथेनॉल में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये क्या देगा, ये केनिजारो अभिक्रिया देगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो देखिए बच्चों, अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या होगा, इसके दो अणु भाग लेंगे और अभिक्रिया होती है क्षार की उपस्थिति में, यानी NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। जब मेथेनॉल के दो अणु केनिजारो अभिक्रिया देंगे तो देखिए बनेगा मेथेनॉल और सोडियम मेथेनोएट। भाई हमें पता है ना केनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, भाई दो अणु भाग लेते हैं, एक अणु का तो ऑक्सीकरण हो जाता है और दूसरे का अपचयन। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा देखिए 2-मेथिल पेंटेनॉल। तो देखिए बच्चों, ये 2-मेथिल पेंटेनॉल है और आप ध्यान से देखेंगे तो 2-मेथिल पेंटेनॉल में देखिए अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, तो यह एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। और देखिए हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा, हमें एल्डोल प्राप्त होगा। तो देखिए कौन सा एल्डोल मिलेगा, 3-हाइड्रोक्सी 2,4-डाईमेथिल 2-प्रोपिल हेप्टेनेल। देखिए जो समझने की कोशिश करिए, भाई हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा। देखिए हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा जब 2-मेथिल पेंटेनॉल एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा और नाम देखिए क्या है इसका, 3-हाइड्रोक्सी 2,4-डाईमेथिल 2-प्रोपिल हेप्टेनेल। ठीक है, आगे देखिए। अब तीसरा देखिए बेंजल्डिहाइड। देखिए बच्चों, बेंजल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है इसमें, तो यह केनिजारो अभिक्रिया देगा। और देखिए बेंजल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देगा तो एक तो बनेगा बेंजिल अल्कोहल और साथ में बनेगा सोडियम बेंजोएट। देखिए समझिए इस अभिक्रिया को, क्या क्या बना, एक तो बना बेंजिल अल्कोहल। देखिए बच्चों, एक तो बना बेंजिल अल्कोहल और साथ में क्या बना, सोडियम बेंजोएट का क्या हो गया, निर्माण। तो ये इसकी क्या हो गई, अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखिए। चौथा देखिए बेंजोफिनोन। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, ये होता है बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन है। और देखिए बेंजोफिनोन ना तो एल्डोल संघनन देता है और ना ही केनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखिए। अब पांचवा है साइक्लोहेक्सेनोन। देखिए बच्चों, साइक्लोहेक्सेनोन एल्डोल संघनन देता है। भाई यहाँ पे देखिए इन दोनों स्थिति पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है और देखिए इसके एल्डोल संघनन के दौरान हमें ये उत्पाद प्राप्त होता है। देखिए क्या है उत्पाद हमारा, 2- और ये ब्रैकेट में है 1-हाइड्रोक्सी 1-साइक्लोहेक्सिल, ये ब्रैकेट बंद, साइक्लोहेक्सेन 1-ऑन, यानी ये हमें उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनता है। चलिए आगे देखिए। छठा देखिए 1-फेनिल प्रोपेनोन। तो देखिए बच्चों 1-फेनिल प्रोपेनोन, ये होता है 1-फेनिल प्रोपेनोन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, तो यह एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। और देखिए इसकी एल्डोल संघनन अभिक्रिया में हमें ये उत्पाद प्राप्त होता है। देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमें उत्पाद प्राप्त होता है 3-हाइड्रोक्सी 2-मेथिल 1,3-डाईफेनिल पेंटेन 1-ऑन। इस उत्पाद का क्या होता है, निर्माण। चलें आगे, चलिए। अब सातवां देखिए फेनिल एसिटैल्डिहाइड। देखिए बच्चों फेनिल एसिटैल्डिहाइड भी एल्डोल संघनन देता है। देखिए इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है और जब ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है तो हमारे इस उत्पाद का निर्माण होता है। देखिए ये उत्पाद क्या है, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। देखिए हमारा जो उत्पाद बनता है ये बनता है 3-हाइड्रोक्सी 2,4-डाईफेनिल ब्यूटेनेल। इसका क्या होता है, निर्माण। आगे देखिए। अब देखिए आठवां देखिए ब्यूटेन 1-ऑल। तो देखिए बच्चों ब्यूटेन 1-ऑल ना तो एल्डोल संघनन देता है ना ही केनिजारो अभिक्रिया। आगे चलिए।
अब देखिए 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनॉल। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनॉल में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये क्या देगा, यह कैनिजारो अभिक्रिया देगा। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। देखिए 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनॉल की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, और देखिए ध्यान से इस अभिक्रिया को देखिए, 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनॉल की कैनिजारो अभिक्रिया में एक तो बनता है 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेन 1 ठीक है, एक बनता है सोडियम 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनोएट। ठीक है, तो आपको समझ में आई है। चलिए आगे देखिए। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए, एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे। देखिए बच्चों कुछ परिवर्तन है जो हमें बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले है ब्यूटेन 1,3 डाईओल, यानी एथेनॉल से ब्यूटेन 1,3 डाईओल कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एथेनॉल में एल्डोल संघनन अभिक्रिया लगाएंगे। ठीक है, और जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा, जो एल्डोल प्राप्त होगा, उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा हम अपचयन करेंगे, तो हमें ब्यूटेन 1,3 डाईओल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए बच्चों, देखिए अभिक्रिया को समझिएगा। ये क्या है, हमारा एथेनॉल है। सबसे पहले हमने एल्डोल संघनन लगाया, ये हमें एल्डोल प्राप्त हो गया। क्या नाम है इस एल्डोल का, देखिए इस एल्डोल का नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। और जब 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन किया, तो ब्यूटेन 1,3 डाईओल प्राप्त हो गया, यानी जो एल्डिहाइडिक समूह है ये अल्कोहलिक समूह में बदल गया। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए ब्यूटूइनॉल, यानी कहने का मतलब है एथेनॉल से ब्यूटूइनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों इसमें भी 2 स्टेप्स होगी। सबसे पहले हम एथेनॉल में एल्डोल संघनन लगाएंगे, और जो हमें एल्डोल प्राप्त होगा उसका निर्जलीकरण करेंगे, तो हमें देखिए ब्यूटूइनॉल प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इस अभिक्रिया को भी एक बार आप समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए अभिक्रिया में होता क्या है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एथेनॉल है, एल्डोल संघनन किया, यह हमें एल्डोल प्राप्त हो गया, और इसका निर्जलीकरण करेंगे यहाँ से H और यहाँ से OH, यानी हमें एक्रोलीन यानी ब्यूटूइनॉल प्राप्त हो गया। ठीक है, चलें आगे। आगे देखिए। अब तीसरा देखिए ब्यूटूइनोइक अम्ल। देखिए बच्चों ब्यूटूइनोइक अम्ल में 3 स्टेप्स होगी। सबसे पहले हम एथेनॉल में एल्डोल संघनन लगाएंगे, फिर उसका निर्जलीकरण करेंगे, और जो उत्पाद प्राप्त होगा हमें निर्जलीकरण के बाद उसका हम टोलेन अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण कर देंगे। तो देखिए इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने एथेनॉल का एल्डोल संघनन किया, यह हमें एल्डोल प्राप्त हो गया। ठीक है, इसका निर्जलीकरण किया, लीजिए भाई निर्जलीकरण करने पे हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है, और जब इसका ऑक्सीकरण किया टोलेन अभिकर्मक के द्वारा, तो हमें ब्यूटूइनोइक अम्ल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना आसान तरीका था। चलें आगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रोपेनॉल एवं ब्यूटेनॉल के एल्डोल संघनन से बनने वाले 4 संभावित उत्पादों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। प्रत्येक में बताइए कि कौन सा एल्डिहाइड नाभिक रागी और कौन सा इलेक्ट्रॉन रागी होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बात हो रही है प्रोपेनॉल की। देखिए ये तो हो गया प्रोपेनॉल, ठीक है, और ये हो गया ब्यूटेनॉल। प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। अब बच्चों इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। तो देखिए इनके एल्डोल संघनन से हमें 4 उत्पाद प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखिए समझने की कोशिश करिए। पहला उत्पाद देखिए, प्रोपेनॉल नाभिक रागी एवं इलेक्ट्रॉन रागी की तरह। देखिए बच्चों पहला जो उत्पाद बनेगा उसमें प्रोपेनॉल के बीच में अभिक्रिया होगी, यानी प्रोपेनॉल नाभिक रागी की तरह भी व्यवहार करेगा और इलेक्ट्रॉन रागी की तरह भी। तो देखिए इस तरीके से क्या होगा भाई, जब प्रोपेनॉल के बीच में अभिक्रिया होगी, एल्डोल संघनन होगा, तो हमें ये उत्पाद मिलेगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनॉल। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। देखिए बच्चों अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। हमें प्राप्त होगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनॉल, यानी हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा जब प्रोपेनॉल के बीच में एल्डोल संघनन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला उत्पाद। आगे देखिए बच्चों दूसरा उत्पाद जो हमें प्राप्त होगा उसमें ब्यूटेनॉल के बीच में अभिक्रिया होगी, यानी ब्यूटेनॉल नाभिक रागी एवं इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करेगा। और देखिए जब ब्यूटेनॉल के बीच में एल्डोल संघनन होगा तो देखिए बच्चों हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा। उत्पाद का नाम देखिए क्या है,
2 एथिल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनेल। तो ये उत्पाद हमें कब प्राप्त होगा? जब ब्यूटेनेल ब्यूटेनेल के बीच में अभिक्रिया होगी। ठीक है, आगे देखिए तीसरा उत्पाद देखिए, जब प्रोपेनेल इलेक्ट्रॉन रागी की तरह तथा ब्यूटेनेल नाभिक रागी की तरह व्यवहार करेगा। तो देखिए बच्चों, इससे हमें तीसरा उत्पाद प्राप्त होगा। और देखिए प्रोपेनेल और ब्यूटेनेल के बीच में जब अभिक्रिया होगी और प्रोपेनेल इलेक्ट्रॉन रागी और ब्यूटेनेल नाभिक रागी की तरह व्यवहार करेगा तो हमें 2 एथिल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनेल यानी ये उत्पाद हमें प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए चौथा उत्पाद कैसे बनेगा, जिसमें ब्यूटेनेल तो इलेक्ट्रॉन रागी तथा प्रोपेनेल नाभिक रागी की तरह व्यवहार करेगा। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब ब्यूटेनेल तो इलेक्ट्रॉन रागी है, ठीक है, ब्यूटेनेल इलेक्ट्रॉन रागी है और प्रोपेनेल नाभिक रागी है, तो हमें प्राप्त होगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल हेक्सेनोल। ठीक है, तो आया समझ में? इस तरीके से हमें ये 4 उत्पाद प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र C9H10O है 2,4-DNP व्युत्पन्न बनाता है, टोलेन अभिकर्मक को अपचित करता है तथा कैनिजारो अभिक्रिया देता है। ठीक है, प्रबल ऑक्सीकरण पर वह 1,2-बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, यौगिक को पहचानिए। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई हमें यौगिक का अणुसूत्र दिया हुआ है C9H10O। ठीक है, तो देखिए बच्चों यह कार्बनिक यौगिक 2,4-DNP व्युत्पन्न बनाता है, अतः यह कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन होगा। ठीक है, लेकिन यह देखिए जो समझिएगा, लेकिन यह टोलेन अभिकर्मक को अपचित कर रहा है, यानी उसका अपचित कर रहा है टोलेन अभिकर्मक को, अतः यह एल्डिहाइड है तथा यह कैनिजारो अभिक्रिया दे रहा है, अतः इसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है। ठीक है, इसके ऑक्सीकरण से 1,2-बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। देखिए बच्चों जो हमें ये दिया हुआ है, जो अणुसूत्र दिया हुआ है उसके ऑक्सीकरण से 1,2-बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो देखिए आगे ऑक्सीकरण के बाद बने उत्पाद से यह सिद्ध होता है कि इसमें एक बेंजीन वलय है, एक COOH समूह CHO समूह के ऑक्सीकरण से तथा दूसरा COOH समूह एल्किल समूह के ऑक्सीकरण से प्राप्त होगा। अतः अणुसूत्र के अनुसार इसका संरचना सूत्र निम्न प्रकार होगा। तो देखिए बच्चों वो क्या यौगिक है, वो है 2 एथिल बेंजील्डिहाइड। ठीक है, C9H10O, तो वो होगा 2 एथिल बेंजील्डिहाइड। ठीक है, तो देखिए बच्चों समझ में आया आपको? तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने 10 प्रश्न सॉल्व किए। ठीक है, तो देखिए बच्चों इन प्रश्नों की आप बार बार प्रैक्टिस करिए और अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम बचे हुए अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।